Yes. Good evening to student. Good evening all students. Today we will learn from page number 66. So all student open page number 66 from maths textbook. Okay. In this page there is a one story related to one lady and her three daughters. Okay. So सभी बच्चे टेक्स्ट बुक में देखेंगे. आई विल एक्सप्लेन दिस स्टोरी एंड वी विल सॉल्व दिस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस स्टोरी. ओके, तो आप लोग टेक्स्ट बुक में देखो. द नेम और द टॉपिक ऑफ दिस स्टोरी इज एन ओल्ड वुमन्स विल. ठीक है, तो मैं एक एक लाइन पढ़कर इसे एक्सप्लेन करता हूँ. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन. Okay, you also read this line. Okay, once there lived an old woman. एक old woman है ना, aged woman रहती थी. She lived with her 3 daughters. उसकी 3 बच्चियाँ थी. समझ रहे हो, एक बूढ़ी औरत है, रहती है, उसकी 3 बच्चियां है. हाउ मेनी डॉटर्स शी हैव? शी हैव 3 daughters. ओके, शी वॉज क्वाइट रिच एंड हैड 19 camels. वो थोड़ी अमीर थी, रईस थी, पैसे वाली थी, और उसके पास 19 camels थे. ऊंट, कैमल्स मतलब ऊंट, 19 थे. वन डे शी फेल इल. एक दिन उसे थोड़ा बीमार गिर गई, वो तबीयत ख़राब हो गई. हो सकता है कोई भी बीमारी होगी. अभी फ़िलहाल तो कोरोना चल रहा है, तो सोचो थोड़ा उसे कोरोना हो गया होगा. उस समय तो कोरोना नहीं था, लेकिन अभी सोचो, हमें इस स्टोरी में यही बताया गया है कि वो बीमार हो गई थी. मैं एग्जाम्पल के लिए बोला कि कोरोना हो गया होगा. द डॉटर कॉल्ड द डॉक्टर. अब उसकी जो बच्चियाँ थी, उसकी जो लड़कियाँ थी, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया. The doctor tried his best but could not save the woman. डॉक्टर ने ट्राई तो किया बेटा, लेकिन वो ओल्ड वुमन को बचा नहीं सके. उसकी डेथ हो गई. आफ्टर हर डेथ द डॉटर रीड्स वॉट शी हैड रिटन इन हर विल. अब जब वो ओल्ड वुमन की डेथ हो गई, तो उनकी बच्चियों ने एक व्हील पर, एक लेटर पर वो ओल्ड वुमन कुछ लिख कर गई थी. समथिंग रिटन ऑन द लेटर और समथिंग लेटर ऑन समवेयर. अब देखते हैं हम क्या लिखा था उस ओल्ड वुमन ने. उस ओल्ड वुमन ने लिखा था कि माई एल्डेस्ट डॉटर विल गेट 1/2 ऑफ माई कैमल. कितने कैमल थे ओल्ड वुमन के पास? 19 कैमल्स थे. उसमें से बोला जा रहा है कि जो सबसे बड़ी एल्डेस्ट डॉटर है, जो सबसे बड़ी बेटी है, जो फर्स्ट नंबर की बेटी है, उसे 19 कैमल्स में से 1/2 मिलेगा. 1/2 कैमल्स मिलेगा 19 में से. माई सेकंड डॉटर विल गेट 1/4 ऑफ माई कैमल्स. सेकंड डॉटर को कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा कैमल्स, टोटल कैमल्स में से, 19 में से. और माई थर्ड डॉटर विल गेट 1/5 ऑफ माई कैमल्स. और जो थर्ड डॉटर है उसे 1/5 मिलेगा, 1/5 मिलेगा 19 कैमल्स में से. इस तरह से एक लेटर में, एक व्हील पर यह ओल्ड वुमन लिखकर डेथ हो गई. अब वो देना तो पड़ेगा क्योंकि उसकी 3 बच्चियां हैं. द डॉटर वर रियली पजल्ड. अब ये तीनों डॉटर ने जब पढ़ा तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो गई, पजल्ड हो गई. अब वो कंफ्यूज क्यों हो गई, वो पजल क्यों हो गई, तो आप लोग भी अभी कंफ्यूज होने वाले हो. जब आप इसका सॉल्यूशन करने जाओगे ना, तो आप लोग भी पजल होने वाले हो. कैसे पजल होने वाले हो अभी बताता हूँ. आप ही देखो, बड़ी बच्ची को क्या बोला गया है? 1/2 ऑफ कैमल बोला गया है बड़ी बच्ची को. अच्छा देखो, 1/2 कैमल्स बोला गया है बड़ी बच्ची को. 1/2, तो आप ही देखो टोटल कैमल्स कितने हैं?
19 है, तो 1/2 को 19 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 1 मल्टीप्लाई 19, 1 मल्टीप्लाई 19 ऊपर में है तो क्या हो जाएगा ये 19, और नीचे में क्या है 2। अब 19 से क्या करना पड़ेगा, 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा उतने कैमल्स जो है बड़ी बच्ची को दिए जाएंगे, ऐसे बोला गया है। अब आप 19 से 2 को डिवाइड करो, देखते हैं क्या होता है। जब हम 19 से 2 को डिवाइड करते हैं तो देखते हैं हम क्या होता है। देखो 19 कहाँ पर आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 20 जा 20। 19 तो आ ही नहीं रहा है। हाँ 2 9 जा कितना आ रहा है, कम लेना पड़ता है तो 18 आ रहा है। तो 19 में से 18 माइनस होगा तो आ गया 1। ये तो पूरा सॉल्यूशन हुआ नहीं, ये तो पूरा सॉल्यूशन हुआ नहीं, है ना। यहाँ पर अगर 0 आया होता रिमाइंडर में तो 9 मेरा आंसर हो गया होता, लेकिन यहाँ पर तो 0 आ नहीं रहा है ना, यहाँ पर तो 0 आ नहीं रहा है। हाँ डेसिमल अगर ले लूँ, यहाँ पर डेसिमल अगर यहाँ पर मैं ले लूँ तो यहाँ डेसिमल लगाने पर यहाँ पर 0 लगाना होता है, और फिर जो है 2 5 जा 10 आंसर लिख कर मैं माइनस करके यहाँ नीचे 0 आ गया होता। तो इसका आंसर एक्चुअली कितना आ रहा है फिर 9.5। तो अगर मैं इसका आंसर 9.5 लिखता हूँ तो आप लोग बोलोगे कि सर ये 9 कैमल होता तो ठीक है, ये 8 कैमल होता तो ठीक है, ये 10 कैमल होता तो ठीक है, ये पॉइंट क्या लिख दिया सर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डेसिमल पॉइंट। अब क्या 9.5 लिखने से 9 कैमल लेकर अब 0.5 मतलब आधा कैमल कैसे लेंगे, क्या काट सकेंगे हम कैमल को, नहीं, उससे तो कैमल मर जाएगा, कैमल की भी डेथ हो जाएगी, है ना। तो ये पॉइंट में तो कैमल आएगा नहीं बेटा। नॉर्मल मैथमेटिक्स की टर्म है तो ठीक है पॉइंट में आ सकती है, लेकिन तो ये कैमल है ना। 19 कैमल को हमें 19 कैमल में से 1/2 देना है बड़ी बच्ची को, तो पॉइंट में तो हम कैमल को दे नहीं सकते क्योंकि उसकी कटिंग तो हम कर नहीं सकते। इसलिए ये जो तीनों बच्चियां हैं ये अब कंफ्यूज हो रही है कि अब करे तो क्या करे। उनके मदर ने तो लिख कर रख दिया है, लेकिन अब वो बच्चियां कंफ्यूज हो रही है क्योंकि कैमल की कटिंग तो कर नहीं सकते, और 19 को 2 का डिवीज़न होने पे तो आंसर आ नहीं रहा है, वो तो डेसिमल पॉइंट में जा रहा है, और डेसिमल पॉइंट में आने से वो कटिंग तो होंगी नहीं कैमल की। तो ये बच्चियाँ अब कंफ्यूज हो रही है। द डॉटर वर रियली पजल्ड, इसीलिए वो कंफ्यूज हो रही है। हाउ कैन आई गेट 1/2 ऑफ द 19 कैमल्स, कि 19 कैमल्स में से हम 1/2 ले कैसे, वो कंफ्यूज हो रही है। आज द एल्डेस्ट डॉटर, है ना। अब जो छोटी बच्चियाँ है वो तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है, इसलिए उन्होंने अब जो 3 बहन है उसमें से बड़ी बहन को पूछा कि दीदी 1/2 ऑफ द 19 कैमल्स लेंगे कैसे आप, वो तो होगा ही नहीं क्योंकि हाफ ऑफ 19 इज़ 9.5। अभी जो हुआ था ना हमारा, हमने जब 19 का सॉल्यूशन किया था हाफ ऑफ 19 तो वो 9.5 आ रहा है, तो 9.5 कैमल तो ले ही नहीं सकते। 9 लेंगे, 10 लेंगे, 8 लेंगे, लेकिन 9.5 तो ले नहीं सकते। बट वी कान कट द कैमल, क्योंकि हम कैमल को कट नहीं कर सकते। इस तरह से दूसरी बच्ची ने बोला, सेकंड डॉटर ने बोला दैट इज़ राइट, बट वॉट विल वी डू नाउ, आस्क्ड द थर्ड डॉटर। अब तीसरी डॉटर ने बोला ये बात तो सही है कि हम हाफ कैमल्स को तो ले नहीं सकते, लेकिन अब मम्मी तो लिख कर गई है, अब हम करें तो क्या करें। इस तरह से जो थर्ड डॉटर है वो पूछ रही है। जस्ट देन दे सॉ देयर आंट कमिंग, अभी उनका डिस्कशन चल ही रहा था, ये तीनों बहन कंफ्यूज में थी, उतने में उनकी एक आंटी जो आई। द डॉटर्स टोल्ड हर देयर प्रॉब्लम। अब ये तीनों बच्चियों ने जो है आंटी को अपना प्रॉब्लम बताया कि आंटी ऐसा ऐसा हुआ, मम्मी की डेथ हो गई, मम्मी कुछ लिख कर गई है, मम्मी के पास टोटल 19 कैमल्स थे। मम्मी ने बोला कि जो बड़ी बच्ची है वो 1/2 लेगी, मतलब 19 में से 1/2 पार्ट लेंगी, जो सेकंड बच्ची है वो 1/4 लेंगी 19 कैमल्स में से पार्ट, और जो सबसे छोटी बच्ची है वो 1/5
पार्ट्स लेंगी कैमल्स में से, और टोटल कितने हैं 19। तो आंटी हम उसे डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तब क्या हुआ, शो मी द व्हील। आंटी ने बोला लाओ वो जो व्हील है जहाँ पर लिखा गया है, वो जो लेटर लिखा गया मुझे दिखाओ। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। यू टेक माई कैमल, सो यू हैव 20 कैमल्स, नाउ कैन यू डिवाइड देम एज यूर मदर वॉन्टेड, द आंट सेड। अब आंटी ने बोला अच्छा आप लोग 19 में से डिवाइड नहीं कर पा रही हो, तो एक जो है मैं कैमल दे देती हूँ, मेरे तरफ से एक कैमल मैं दे देती हूँ। तो आंटी ने क्या किया, एक कैमल दे दिया उन बच्चियों को। तो 19 तो मम्मी के पास थे उन बच्चियों के, अब एक कैमल्स आंटी ने दे दिया, तो टोटल कैमल्स कितना हो गया बेटा, अब 20 कैमल्स हो गया। अब टोटल कैमल्स हो गया 20। अब वो आंटी बोल रही है कि नाउ यू कैन डिवाइड इट, अब आप लोग इसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अब ध्यान देना है आपको, बड़ी बच्ची को 1/2 मिलने वाला है कैमल्स, सेकंड बच्ची को 1/4 और थर्ड बच्ची को 1/5। अब किस में से मिलेगा, अब 20 में से, क्योंकि आंटी ने एक कैमल्स अपनी तरफ से दे दिया है। अब देखो, यू वांट हाफ ऑफ द कैमल्स डोंट यू, टेक 10 कैमल्स शी शेयर टू एल्डेस्ट डॉटर। अब जो बड़ी डॉटर है, जो फर्स्ट नंबर की डॉटर है, उसे 10 कैमल्स लेने के लिए बोल दिया गया है। अब आप सोचो बेटा कि 10 कैमल्स किस तरह से लिए होंगे। तो देखो इसका आंसर कैसा आ रहा है, बड़ी बच्ची को कितना मिलना था, 1/2 ऑफ कैमल्स। तो ये देखो 1/2 मैंने लिख दिया 1/2। टोटल कैमल्स कितने हो गए अब इनके पास, 20, क्योंकि 19 तो मम्मी के पास थे और एक जो है किसने दे दिया, आंटी ने। अब देखो 1 × 20 और नीचे में आ गया 2। अब 20 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 20 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 10। 20 को 2 से डिवाइड कर देना, या देखो 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, तो ये आंसर आ जाएगा 10/1। तो आप इसे लिख सकते हो 10, क्योंकि नीचे में डिवाइडेड बाय 1 रहा तो उसे 10 ही लिखा जाता है। तो इस तरह से जो एल्डेस्ट डॉटर है उसे 10 कैमल मिल गए, है ना, एल्डेस्ट डॉटर को 10 कैमल मिल गए। देखो यहाँ पर भी एल्डेस्ट डॉटर का 10 कैमल लिख लिया गया। टेक यूर शेयर, द आंट टोल्ड द सेकंड डॉटर, शी टुक 1/4 ऑफ द कैमल्स एंड गॉट। अब आंटी ने जो है सेकंड डॉटर को बोला कि आप भी आपका पार्ट्स ले लो। तो सेकंड डॉटर का कितना पार्ट्स है, 1/4। यहाँ पर भी लिखाया गया है 1/4 जो है सेकंड डॉटर्स का पार्ट है। अच्छा, तो 1/4, तो ये 1/4 अभी, लेकिन टोटल कैमल्स कितने हैं 20। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1 × 20 20 और नीचे में डिवाइडेड बाय 4। अब 4 का टेबल लगाओ, 4 1 जा 4 का टेबल लगाओ, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो कितना मिल गया 5 कैमल्स। तो जो सेकंड डॉटर है 1/4 ऑफ द कैमल्स में से कितना मिल गया 5, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5, और नीचे में भी लिखा जा रहा है फिर। हाँ, तो ये पहली को मिला 10, दूसरी डॉटर को मिला 5। अब आते हैं हम थर्ड डॉटर का, देखते हैं। यू कैन टेक 1/5 ऑफ द कैमल्स, द आंट टोल्ड द थर्ड डॉटर, शी गॉट। अब उसे कितना कैमल मिला होगा, अब देखो थर्ड डॉटर को कितना मिलना है 1/5। इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं हम, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 1/5 मिलना है थर्ड डॉटर को। टोटल कितना है 20, तो 1 × 20 20 डिवाइडेड में क्या है 5, है ना। अब 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 का टेबल लगाओ, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो इसका कितना आंसर आया 4। तो थर्ड डॉटर को कितना मिला 4। अब यहाँ पर लिखो 4, फर्स्ट डॉटर को मिला 10, सेकंड डॉटर को मिला 5, थर्ड डॉटर को मिला 4। अब आप लोग देखो 10 + 5 15 और 15 + 4 19 = 19 आ रहा है, बराबर से 19 आ रहा है। और टोटल जो है कैमल्स मदर ने तो 19 ही दे दिए थे, लेकिन बेटा अभी तो यहाँ पर 19 ही हो रहा है, एक कैमल्स तो अभी भी बचा है, क्योंकि आंटी ने एक दिया था ना, आंटी ने एक कैमल्स दिया था ना, इसलिए तो हम 20 का कर रहे हैं। तो आंटी फिर बोल रही है इधर में कि द 1 रिमेनिंग इज़ माइन। आप लोगों ने 19 कैमल्स तो आपके बांट लिए हैं, अब जो बचा हुआ है वो तो मेरा है। सेट द आंटी एंड टू हर द कैमल। आंटी ने इस तरह से बोला कि आप लोगों ने, तीनों बच्चियों ने आपने आपके 19 कैमल्स तो बांट लिए, और जो एक बचा था वो तो मेरा था, तो मैं अब वो लेके जा रही है 20 में से एक जो बचा था। इस तरह से आंटी ने इन तीनों बच्चियों का प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दिया। हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसा हुआ होगा डिस्कस करो। तो ये स्टोरी में अभी हमने पढ़ा
वही एक प्रोसेस थी कि 19 था, बच्चियों को करना नहीं आ रहा था डिवीज़न, वो डिवीज़न हो ही नहीं सकता था क्योंकि कैमल्स को तो हम पॉइंट में लिख नहीं सकते, कटिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए आंटी ने एक कैमल दे के हेल्प कर दी, इसलिए उसका डिवीज़न हो गया और बच्चियों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और आंटी ने अपना वाला कैमल वापस ले गया। यही डिस्कशन में था। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरुण्स टाइम्स टेबल। अरुण्स नाम का एक बच्चा है जिसका ये टाइम टेबल है। अब टाइम टेबल है मतलब क्या है उसमें, तो टाइम टेबल में यही बताया गया है कि एक दिन में कितने घंटे होता है बेटा, 24 आवर होता है। हाउ मेनी आवर्स इन वन डे, देर आर 24 आवर्स इन वन डे। ठीक है, ये सभी को पता है, या अगर आपको पता नहीं होगा तो आप एक काम करना, आपका सुबेरे का फर्स्ट क्लास जो है सुबेरे का 8 बजे होता है। अभी आपकी मॉर्निंग असेंबली रोज़ कितने बजे होने वाली है, सुबेरे 8 बजे होने वाली है। सुबेरे 8 बजे से लेके अगले दिन के सुबेरे 8 बजे तक, मतलब जैसे अगर आपकी ट्यूसडे की मॉर्निंग असेंबली हो रही है, वो मॉर्निंग असेंबली का 8 बजे से लेके वेडनेसडे के मॉर्निंग असेंबली तक 8 बजे तक देखना कितना टाइम होता है, कितने आवर होते हैं, तो देखना आप 24 आवर होता है। मतलब वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, इन वन डे, एक दिन में देर आर 24 आवर्स। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। अब अरुण्स टाइम टेबल में क्या बताया गया है, अरुण्स का टाइम टेबल बताया गया है कि वो कितने देर सोता है, वो कितने देर पढ़ाई करता है, वो खेलते कितने देर है, और बाकी की एक्टिविटी को उसके कितना टाइम लगता है। तो मोटी मोटी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू नो इज in one day there are 24 hours. Okay, let's we solve this question. अब हमें बोला गया है अरुण्स का टाइम टेबल है स्लीपिंग 1/3 ऑफ द डे। अरुण जो है 1/3 ऑफ द डे, दिन में 1/3 टाइम जो है वो सोता है, दिन में 1/3 टाइम वो सोता है। अब हमें ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि दिन में 1/3 टाइम अगर वो सोता है तो कितना आवर सोता है, हमें ये बात क्लियर नहीं हो रही है, तो वो अब समझ में आ जाएगी। 1/3 ऑफ द डे, 1/3 मतलब बेटा 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, हाफ का मतलब क्या होता है 1/2, 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3। अच्छा, तो वो लिख दिया। अब ऑफ अ डे, ऑफ मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था क्या होता है मल्टीप्लाई। अब ऑफ अ डे बोल दिया है, डे मतलब एक दिन, डे मतलब एक दिन, लेकिन हम दिन का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम दिन को अब लिखते हैं आवर में। तो वन डे को हम लिख सकते हैं 24 आवर, वन डे को मैंने लिख दिया 24 आवर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 24, 24 ऊपर में क्या है 1 इंटू 24, और नीचे में है डिवाइडेड बाय 3। अब इसे सॉल्व करो, ऊपर में है 24, नीचे में है डिवाइडेड बाय 3। 24 को 3 से डिवाइड करो, 24 को 3 से डिवाइड करो, तो देखो क्या होता है 3 8 जा 24, ये हो गया माइनस, नीचे में आ गया 0, नीचे में 0 आ गया, मतलब आंसर आ गया। क्या आंसर आया 8। अच्छा, आंसर आया 8, तो मतलब यहाँ पर लिखना होगा 8, तो और साथ में लिख दिया मैंने आवर। मतलब अरुण्स जो है 1/3 ऑफ द डे स्लीपिंग करता है, सोता है, तो ये कितना टाइम आ गया 8 आवर आ गया है। और देखो आपने वहाँ पर जो स्लीपिंग है, स्लीपिंग का टाइम हमने निकाल लिया है, कितना है 8 आवर्स। और यहाँ पर किस कलर में दिखाया है, वो लगभग पर्पल कलर में। तो देखो यहाँ पर भी टोटल जो बॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं काउंट करना, तो 24 बॉक्स बने हुए हैं, जिसमें से 8 बॉक्स को इन्होंने पर्पल कलर कर दिया कि अरुण 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स को कलर कर दिया है क्योंकि वह 8 आवर सोता है। अब हम देखते हैं, नीचे में लिखा है प्लेइंग में क्या लिखा है 1/8 ऑफ द डे प्लेइंग कितना करता है 1/8 ऑफ द डे। अच्छा, 1/8 ऑफ द डे वो प्लेइंग करता है, तो 1/8 ऑफ द डे को क्या लिखोगे आप लोग 1/8 मतलब 1/8, और डे के लिए 24 आवर। अब ये हो गया 1 इंटू 24, नीचे में 8 से डिवाइड। अब 24 को 8 से डिवाइड करना है, 8 का टेबल बोलोगे
8 का टेबल बोलो, 24 को 8 से डिवाइड करना है, नीचे 8 1 जा 8, ऊपर में 8 3 जा 24, तो कितना आ गया 3 आवर। मतलब प्लेइंग कितना आवर करता है 3 आवर। तो नीचे में लेकिन ध्यान देना, प्लेइंग का नीचे में है ब्लू कलर में, तो 3 आवर क्या करता है वो प्लेइंग करता है। 3 आवर क्या करता है प्लेइंग करता है। अच्छा चलो अब एक काम करता हूँ, मैं प्लेइंग के लिए P लिख देता हूँ और 3 डब्बों को फिल कर देता हूँ, P फॉर प्लेइंग, P फॉर प्लेइंग, P फॉर प्लेइंग। 3 डब्बों को मैंने PP लिख दिया क्योंकि कलर अवेलेबल नहीं है मेरे पास। 3 आवर प्लेइंग करता है इसलिए मैं P फॉर प्लेइंग 3 आवर के लिए PP कर दिया। अब लिखा हुआ है नीचे स्टडिंग। स्टडिंग क्या लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द डे। 1/4 मतलब 1/4 ऑफ द डे स्टडिंग करता है। अच्छा तो 1/4 के लिए आपने लिखा 1/4 और डे, एक डे का मतलब कितना होता है 24 आवर। अब देखो 1 × 24 24 और नीचे में डिवाइडेड बाय 4 है ना। अब 4 का टेबल लगाओ तो ये 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो ये 6 आवर आ गया। मतलब अब स्टडिंग कितना होता है 6 आवर, मैंने यहाँ लिख दिया 6। और स्टडिंग का जो है, स्टडिंग के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ST। स्टडिंग के लिए लिख देता हूँ ST क्योंकि ऊपर में स्लीपिंग था ना कलर पर्पल, तो स्टडिंग के लिए मैं लिख देता हूँ ST। तो आप लोग समझ लेना कि स्टडिंग के लिए ST लिखा हुआ है। लेकिन कितना टाइम लिखना, कितना बार लिखना पड़ेगा 6 टाइम, क्योंकि यहाँ 6 आया है। ST ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये हो गया स्टडिंग। तो स्लीपिंग था 8 आवर, प्लेइंग था 3 आवर और स्टडिंग हो गया 6 आवर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट पार्ट्स ऑफ द डे डज ही यूज फॉर अदर एक्टिविटी। दिन का कितना पार्ट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट पार्ट्स ऑफ द डे डज ही यूज फॉर अदर एक्टिविटी। अब जो बचा वाला टाइम है वो तो ये बच्चा जो है अरुण जो है अदर एक्टिविटी के लिए यूज करता होगा। तो कितना टाइम बचा है, हाउ मच टाइम लेफ्ट या हाउ मच टाइम रिमेनिंग अगर बोला तो आप लोग तो आंसर जल्दी कर दोगे, लेकिन वहाँ पर हाउ मच टाइप नहीं पूछा है। व्हाट पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स पूछ लिया है, तो पार्ट्स का सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना पड़ता है, जो टोटल बचा है वो तो देखेंगे, और टोटल टाइम कितना था 24 आवर, उससे डिवाइड भी करना होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कितना टाइम बचा हुआ है। व्हाट पार्ट्स ऑफ द डे डज ही यूज़ फॉर अदर एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी के लिए कितना पार्ट्स ये यूज़ में लाता है। तो सबसे पहले तो आप काउंट करो कि कितना टाइम बचा हुआ है, तो बॉक्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स बचा हुआ है बेटा, 7 आवर बचा हुआ है। एक बार अच्छे से काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 आवर बचा हुआ है। तो टाइम रिमेनिंग टाइम कितना बचा हुआ है, टाइम रिमेनिंग 7 आवर बचा हुआ है। लेकिन हमें 7 आवर बचा हुआ है, लेकिन हमें पूछा जा रहा है व्हाट पार्ट्स ऑफ द डे अदर एक्टिविटी। व्हाट पार्ट्स ऑफ द डे अदर एक्टिविटी, पार्ट्स पूछ लिया है, पार्ट्स फॉर अदर एक्टिविटीज़। कितना पार्ट्स अब बचा है अदर एक्टिविटी करने के लिए, तो 7 आवर तो बचा था, तो ठीक है आपने लिखा 7। लेकिन पार्ट जब पूछा जाता है तो हमें जो टोटल टाइम होता है उससे क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। और टोटल टाइम कितना था पूरा का पूरा, 1 डे में 24 आवर। तो 7/24 ये पार्ट्स है जो कि अरुण्स के लिए अदर एक्टिविटी के लिए बचा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ। अच्छा यहाँ पर देखो आपको ये भी बताया गया है, मैंने जो आपको बताया ना कि 1 डे इज़ 24 आवर, यहाँ पर क्लियर भी किया है कि एक दिन में 24 आवर होता है। देन हाउ विल आई फाइंड आउट 1/3 ऑफ द डे। अब मैंने तो आपको बता दिया है, अगर 1/3 फाइंड करना है तो 1/3 से जो 24 को मल्टीप्लाई करो, है ना। नीचे में 1/4 करना था, तो 1/4 हो या 1/3 हो, या फिर अगर डे का कोई भी पार्ट्स निकालना बोला जाए और 1 डे की बात किया जाए तो हमें 24 से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। हाँ, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। स्कूल मैगजीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन एवरी क्वार्टर्स of the year.
अब क्वार्टर्स ऑफ द ईयर बोला गया है। अब क्वार्टर्स ऑफ द ईयर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो क्वार्टर्स मतलब क्या होता है ये ऑलरेडी आपको आ चुका है। क्वार्टर वर्स, जब भी मैंने बोला था कि क्वार्टर वर्स आता है मतलब हमें 4 से डिवाइड करना पड़ता है। अब किसे करना है? तो यहाँ पे बोला गया है ऑफ द ईयर। अ स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन एवरी क्वार्टर्स। एवरी क्वार्टर्स, क्वार्टर मतलब 4 से डिवाइड करना पड़ता है, बट किसे? ऑफ द ईयर। तो स्कूल ने सोचा कि एक साल में जो है क्वार्टरली हम लोग जो है स्कूल की मैगजीन लेंगे। ब्रिंग आउट अ मैगजीन, स्कूल की एक मैगजीन बनाएंगे या फिर लेंगे। आपको एक और बात बता दूं कि आप लोग जो स्कूल की जो फीस भरते हो ना वो भी क्वार्टरली भरते हो। स्कूल की फीस जो भरते हो ना वो भी क्वार्टरली भरते हो। आप मम्मी पापा से पूछ लेना क्वार्टरली भरते हो तो कितने कितने मंथ के बाद भरते हो, और पूरे साल भर में क्वार्टरली भरना होता है। तो साल भर में, अच्छा अगर मैं ईयर की बात करता हूँ, मैं अगर पूरे साल भर की बात करता हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट ईयर, इफ़ आई टॉक अबाउट 1 ईयर, देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईयर? एक मंथ को मैं क्या बोल सकता हूँ? जनवरी से स्टार्ट होता है ना, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड गो अप टू डिसम्बर। देन काउंट हाउ मेनी मंथ, और यू कैन सी कैलेंडर। अपने घर में कैलेंडर को देखो, जनवरी से दिसंबर तक के मंथ को काउंट करो, कितना मंथ होता है। देख लो सभी बच्चे, 1 मिनट का टाइम लो, वीडियो को पॉज करो और जनवरी से लेके दिसंबर तक के मंथ को काउंट करो, कितना मंथ होता है पूरे एक साल में। तो आप लोग देखोगे देयर आर 12 मंथ। If I start counting from January, February, March, April, this November, December, that time I can find it. It has 12 months. कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ। तो स्कूल ने तो डिसाइड किया है कि क्वार्टरली मंथ में, एक साल में क्वार्टरली, इसका आंसर आने वाला है। अब एक साल में क्वार्टरली मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वार्टरली इन 1 ईयर? आपको बस पहले एक बात समझ लेने की है कि अगर 1 ईयर की बात की है क्वार्टरली की, तो 1 ईयर में 12 मंथ होता है। ये बात तो आपको पता चल जानी चाहिए। आगे देखते क्या होते हैं। हाउ मेनी मैगजीन विल दे हैव इन अ ईयर? तो अगर क्वार्टरली, एक साल में अगर क्वार्टरली मैगजीन अगर लाई जाएगी या बनाई जाएंगी तो एक साल में कितनी मैगजीन तैयार होगी? इफ़ दे वॉन्ट टू प्रिंट इट, अगर उन्हें प्रिंट करना है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ द ईयर, हर एक क्वार्टरली ईयर के क्वार्टरली में अगर उन्हें मंथ को प्रिंट करना है तो एक साल में कितनी मैगजीन प्रिंट होगी? विच आर द मंथ्स फॉर द प्रिंटिंग, और वो कौन से मंथ होंगे जब मैगजीन को प्रिंट किया जाएगा? मार्क द नंबर ऑफ दोज मंथ। अब बेटा सबसे पहले तो इस बात को समझो, क्वार्टरली मतलब होता है 1/4, ये बात तो फिक्स है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, और किसका? तो ईयर का। और 1 ईयर में कितना होता है? 12 मंथ्स होता है। ये बात भी आप लोग साइड में लिख दो, 1 ईयर में कितना होता है? 12 मंथ्स होता है। इसीलिए देखो यहाँ पर नीचे में 12 मंथ्स किए गए, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 12 मंथ्स। क्यों 12 मंथ किया हुआ है? क्योंकि 1 ईयर में क्वार्टरली हमें मैगजीन जो है प्रिंटिंग करना है, तो 1 ईयर में होता है 12 मंथ्स। अब क्वार्टरली का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। 1/4 किसका? ईयर का। ईयर मतलब होता है 12 मंथ्स, इसलिए 12 से जो है कर दिया गया है मल्टीप्लाई। टोटल मंथ्स 12, क्वार्टरली इसलिए 1/4 को 12 से कर दिया है मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो जाएगा? 1 12 जा 12 डिवाइडेड बाय 4, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो आंसर आ गया 3, मतलब 3 मंथ्स, है ना। आप लोग भी जब फीस भरते हो ना, मम्मी पापा को पूछो तो 3-3 मंथ्स में वो लोग फीस भरते हैं, क्योंकि क्वार्टरली फीस भरना होता है हमारे स्कूल में। अब यहाँ पे जो मैगजीन है वो भी क्वार्टरली जो है, हर एक साल में क्वार्टरली वो मंथ मैगजीन की प्रिंटिंग होने वाली है, तो 3-3 मंथ में होगी, 3-3 मंथ में होगी। तो देखो ये पहला, दूसरा, तीसरे मंथ में प्रिंट हो गई, है ना। फिर चौथे 5वें में नहीं होगी, फिर 6वें मंथ में होगी, क्योंकि हर 3 मंथ में होने वाले हैं ना। पहला दूसरा में नहीं होगी, तीसरे मंथ में होगी, फिर चौथा 5वें में नहीं होगी, फिर 6th मंथ में होगी, फिर 7वें 8वें में नहीं होगी, 9th मंथ में होगी, फिर 10 और 11 में नहीं होगी, 12th मंथ में होगी। मतलब हर 3-3 महीने के बाद प्रिंट होगा। देखो पहले दूसरे 3rd मंथ में प्रिंट, तो फिर 4 5 छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पर आ रहा है, फिर 1 2 3 यहाँ पर आ रहा है, फिर 1 2 3 यहाँ पर आ रहा है, तो हर 3 3 मंथ में जो है
मैगजीन की प्रिंटिंग होने वाली है। तो किस किस मंथ में प्रिंट होने वाली है? 3rd मंथ में होगी, 6th मंथ में होगी, 9th मंथ में होगी और 12th मंथ में होगी। जो पूछा गया था ना कि किस किस मंथ में प्रिंट होने वाली है, इफ़ दे वांट टू प्रिंट एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर विच आर द मंथ फॉर द प्रिंटिंग, किस किस मंथ में प्रिंटिंग होने वाली है, तो आप बोलोगे 3rd मंथ में होने वाली है, 6th मंथ में होने वाली है, 9th मंथ में होने वाली है और 12th मंथ में होने वाली है ना। और मार्क करने के लिए बोला था ना, तो कर दिया। और जो एक कुछ पूछा गया था कि हाउ मेनी मैगजीन, कि अब कितनी मैगजीन प्रिंट होगी एक साल में, तो कितनी होगी? देखो 1 2 3 4 मैगजीन प्रिंट होगी। कितनी होगी? 4 मैगजीन्स प्रिंट होगी। जो सर्कल किया है उसी मंथ में प्रिंट होने वाली है, इसलिए 1 2 3 4 मैगजीन्स प्रिंट होगी। ये भी आपको लिख लेना है। अब नीचे में एक छोटा सा क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्लीपिंग, और वो भी आवर वाला ही है। नीचे में एक छोटा सा क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्लीपिंग, लेकिन वह भी आवर वाला ही है, तो आपको ध्यान से इसे समझना है। उसमें मंथ, उसमें ईयर भी आएगा, ईयर आएगा तो फिर 12 मंथ होता है, ये भी हमें पता है, वो भी पता चल जाएगा। और उसके बाद डे और आवर दोनों का मिक्स आने वाला है, तो हम उसे देखते हैं। स्लीपिंग ब्यूटी बोला गया है ना, सो रहा है ना ये अच्छे से। हैव यू हर्ड ऑफ कुंभकर्ण, क्या आपने कुंभकर्ण के बारे में सुना है? द ब्रदर ऑफ रावण, वो रावण का भाई था। ही इज अ फेमस फॉर स्लीपिंग फॉर हाफ अ ईयर, है ना। आप लोगों को रावण के बारे में तो पता ही होगा, और जिसे रावण के बारे में पता है उसे कुंभकर्ण के बारे में भी जानकारी होगी। कुंभकर्ण की खासियत थी कि वह एक साल में पूरा आधा साल सोते रहता था, पूरा। जैसे हम सिर्फ नाइट में सोते हैं ना, या कभी कभी थोड़ा बहुत दिन में भी सो लेते हैं, तो 24 आवर में अगर हम बात करेंगे तो हम लोग 8 से 10 घंटा वगैरह सो लेते हैं। लेकिन ये जो कुंभकर्ण है वो दिन रात पूरा सोते रहता था, और पूरा आधे साल तक सोता था। हाफ एन ईयर, पूरे आधे साल तक। अब एक साल में 1 ईयर में कितना मंथ होता है? 12 मंथ। और अगर उसके हाफ ईयर की बात कर लूँ तो मतलब 6 मंथ। अभी जो आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाली है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है कि आधा साल जब आपका कंप्लीट हो जाता है, तब आप उसे बोला जाता है हाफ ईयरली, कि आधा साल कंप्लीट हो गया। तो वो देखो, हाफ ईयर मतलब जब आपका स्कूल स्टार्ट होता है वहाँ से लेके जब आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम आता है, उतने टाइम तक तो वो सोया ही रहता है। वो था कुंभकर्ण, जो पूरा टाइम तक सोया ही रहता है। लेकिन मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 आवर अ डे, लेकिन जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो दिन में सिर्फ 8 घंटे ही सोते हैं। देन व्हाट पार्ट ऑफ द डे इज इट? अच्छा, क्या बोला गया है? मोस्ट पीपल अबाउट 8 आवर अ डे, मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 आवर अ डे। हम में से सभी लोग, मैक्सिमम लोग 8 घंटे ही सोते हैं एक दिन में हम 8 घंटे ही सोता है। तो हमें बोला जा रहा है देन व्हाट पार्ट ऑफ द डे, तो अगर हम 8 घंटा अगर सोते हैं तो वो दिन का कितना पार्ट्स है? इफ वी स्लीप 8 आवर अ डे देन व्हाट पार्ट्स ऑफ द डे इज इट? अच्छा, तो देखो 8 आवर सोते हैं ना, तो लिखो 8 आवर, हाँ 8 आवर हम सोते हैं ना, ठीक है, 8 आवर हम सोते हैं ना, तो लिखो 8। और बोला जा रहा है कि अ डे, दिन में, तो बेटा दिन में अगर हम 8 आवर अगर हम सोते हैं दिन में, तो एक दिन में कितने आवर होते हैं? 24 आवर। तो टोटल कितना हो गया? 24, है ना। किस तरह से आया है ये देखो, अगर नॉर्मल पीपल 8 आवर अगर सोते हैं तो मैंने लिखा 8, ठीक है। अब लेकिन हमें पूछा गया है कि वो 8 जो है वो क्या पार्ट्स है, वो जो 8 आवर जो लिखा हुआ है वो क्या पार्ट्स है एक दिन का। तो एक दिन में टोटल आवर कितना होता है? 24, इसलिए 24 से कर दिया गया है डिवाइड। अब आपको क्या करना होगा? 8 का टेबल बोलना होगा।
तो देखो 8 1 जा 8 होता है और 8 3 जा 24 होता है। तो ऊपर में आया 1 और नीचे में आया 3, तो ये क्या हो गया, ये 1/3 पार्ट्स हो गया। ये डे का कितना हो गया, 1/3 पार्ट्स हो गया। इसे एक बार और अच्छे से समझ लो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो। नॉर्मल पीपल जो है स्लीप करते हैं, नॉर्मल पीपल स्लीप करते हैं, लिखा हुआ है 8 आवर अ डे, 8 आवर अ डे। मतलब नॉर्मल पीपल 8 आवर अ डे, दिन में 8 आवर सोते हैं। अब हमें पूछा गया है कि ये अगर 8 आवर अ डे है, वो दिन का क्या पार्ट्स है, व्हाट पार्ट्स, क्या पार्ट्स है। ये जो 8 आवर अ डे है वो दिन का, एक दिन का क्या पार्ट्स है, इस 8 आवर की बात की जा रही है। अच्छा, अगर 8 आवर डे को पूछा जा रहा है क्या पार्ट्स है, तो मैंने लिखा 8, लेकिन एक दिन में कितना आवर होता है, एक दिन में 24 आवर होता है, इसलिए हमें 24 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और इसको अगर जब आप सॉल्व करोगे तो आप अगर जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 8 लिखा हुआ है, ये 24 लिखा हुआ है, और जब आप इसे सॉल्व करोगे 8 का टेबल बोलो तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, तो ऊपर में आया 1, नीचे में आया 3, मतलब ये हो गया 1/3 पार्ट्स। कितना पार्ट्स हो गया, ये 1/3 पार्ट्स हो गया, कि 1/3 पार्ट्स सोया जाता है नॉर्मल पर्सन द्वारा एक दिन में। ठीक है, तो क्यों किया 24 से डिवाइड, क्योंकि टोटल जो है 24 होता है। सो व्हाट पार्ट्स ऑफ द ईयर डू दो स्लीप। अब देखो ईयर की बात आ गई, अब क्या आ गई बात, ईयर। अगर हम दिन में 1/3 सोते हैं, अगर नॉर्मल पीपल दिन में 1/3 सोते हैं, अब आपको एक बात तो पता चल गया कि नॉर्मल पीपल जो है दिन में 1/3 टाइम सोते हैं। नॉर्मल पीपल, नॉर्मल पर्सन दिन में 1/3 टाइम सोते हैं, 1/3 टाइम स्लीप अ डे। ठीक है, हमें क्या पता चल गया कि नॉर्मल पर्सन जो है, नॉर्मल पीपल जो है 1/3 टाइम सोते हैं, स्लीप अ डे। तो अगर इसी हिसाब से अगर ईयर का कैलकुलेशन करना होगा तो कितना टाइम सोते होंगे, तो 1/3 है तो लिखो 1/3। अब लिखा गया है ईयर, अब एक ईयर में कितना मंथ होता है, 12 मंथ, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 12 कैसा आया, ध्यान से देखो यहाँ पर 12 क्यों आया, क्योंकि हमें ईयर का कैलकुलेशन करना, और एक ईयर में कितना मंथ होता है, 12। अब इसे सॉल्व करो तो ये आ गया 1 × 12 12, नीचे में 3 से डिवाइड। अब 3 से सॉल्व करो, इसे 3 से डिवाइड करो 12 को, तो कितना आ जाएगा 4, तो ये हो गया 4। मतलब नॉर्मल पीपल जो है साल में 4 मंथ सोते हैं, एक साथ नहीं सोते हैं बेटा। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि एक साथ नहीं वो अलग अलग टाइम के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। पूरा साल भर की अगर बात कर ली जाए, अगर हम दिन में 1/3 अ डे अगर सोते हैं, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करें कि पूरे साल भर में हम कितना महीना जो है सिर्फ सोने में ये करते हैं, तो 1/3 को 12 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 12/3 4 मंथ। तो मतलब 4 मंथ जो है एक नॉर्मल पर्सन सोता है। उसके नीचे देखो अब बोला गया है क्या है, देखो इसका तो आंसर हो गया कि फिर एक साल में कितना सोते। अब देखो अ पर्सन 60 ईयर ओल्ड मस्ट हैव स्लेप्ट ईयर। अब अगर कोई 60 साल का पर्सन होगा, है ना, मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसकी एज अगर 60 ईयर होगी, तो उसने अपनी एज में कितना टाइम सोने में गवा दिया या कितना टाइम सोया होगा, अब वो हमें देखना है कैलकुलेट। अगर 60 ईयर अगर किसी पर्सन की एज है, तो उसने कितना एज अभी तक जब से
वो पर्सन जब से उस पर्सन का बर्थ हुआ होगा, जब से उस पर्सन का जन्म हुआ होगा, वहाँ से लेके अगर 60 साल का पर्सन है तो अभी तक उसने कितना ईयर, कितनी एज उसने नींद में गवाई होगी, सोया होगा वो। तो अब देखते हैं हम स्लीप करने का टाइम है 1/3 स्लीप पर डे। नॉर्मल पर्सन 1/3 दिन में 1/3 टाइम सोता है। अब 60 ईयर ओल्ड एज अगर होगी तो वो पर्सन ने कितनी एज जो है सोया होगा, स्लीपिंग में गई होगी। तो देखो क्या है 1/3। अब 16 ओल्ड एज, तो 16 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो देखो 1 इंटू 60 और ये 3 से करना होगा डिवाइड। तो 60 को आप 3 से डिवाइड करके देखो, चलो बड़ा है मैं करके दिखा देता हूँ। ये 60 है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो कितना आया, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 6। 6 माइनस 6 0। अभी लेकिन ये वाला 0 बचा है तो उसे यहाँ पर लिख दो। तो कितना आंसर आ गया, 20। कितना आंसर आ गया, 20। मतलब अगर एक 60 साल का अगर कोई पर्सन होगा, इफ़ एनी पर्सन हुज एज इज 60, दैट मीन्स ही स्लीप 20 ईयर्स। 20 ईयर्स उसने सोने में गवा दिए। ठीक है, 60 एज का पर्सन ने 20 ईयर्स सोने में गवा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब उसके नीचे में जो है वो पज़ल से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो पेज नंबर 61 का जो था वो, तो वो पज़ल और गेम से रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। ठीक है, अब एक आ रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप सभी को समझना काफ़ी ज़रूरी है। और बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू इट। तो मैं आपको इससे सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट इसके बताता हूँ। और वो बेसिक कंसेप्ट क्या है तो देखो। ठीक है, मैं दो चीज़, मैं थोड़ा मोबाइल को भी इस तरह से कर लेता हूँ ताकि आपको कैमरे की स्क्रीन अच्छी दिखे जाए। ठीक है, हाँ। और वो दो चीज़ क्या है वो पहले समझो। एक चीज़ है जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आपको पता है मैं वो लिखता हूँ येलो कलर में, और जो चीज़ आपको नहीं पता है वो मैं लिख दूँगा पर्पल कलर में। तो आपको क्या पता है मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ। अगर यहाँ पर 1/5 होगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन होगी और यहाँ पर अगर 20 लिखा होगा, तो आप लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी तक आपको ये पढ़ा चुका हूँ। आई ऑलरेडी थॉट अबाउट दिस। इफ़ हियर इज़ 1/5 एंड द साइन ऑफ मल्टीप्लाई एंड इधर इज 20, देन हाउ विल यू सॉल्व। 1 × 20 इज 20 और नीचे में 5 है तो आपने लिख दिया 5, मतलब 20 को अब करना है 5 से डिवाइड। व्हाट वी विल डू, डिवाइड 20/5 एंड व्हेन यू do division for it you will get the answer 4। आपने इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 4। क्यों, क्योंकि 5 1 = 5 और 5 4 = 20। 4/1 नीचे में 1 होता है तो हम लिखते नहीं है, इसलिए आंसर आ गया 4। तो ये आपको ऑलरेडी पता था। लेकिन अब इसी के जैसा एक अलग सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, मैंने लिखा यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पर लिखा 1 और 2, है ना। ध्यान से देखो, ये दो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर लिखा 2, मैंने किसी भी तरह की यहाँ पर साइन नहीं दी है। आई डिडंट पुट एनी साइन हियर बिटवीन 2 एंड दिस 1/2। आप लोग इसे क्या पढ़ सकते हो, क्या पढ़ना है वो बाद में देखते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड आई डिडंट पुट एनी साइन हियर, नॉट प्लस साइन, नॉट माइनस साइन, नॉट मल्टीप्लाई साइन, जस्ट 2 और उसके साथ लिख दिया है 1/2। तो इसे पढ़ा जाता है 2.5, 2 और आधा। इसे क्या पढ़ा जाता है 2
एंड हाफ। इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन थी इसलिए ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे का एज इट इज रख दिया डिवीजन में और सॉल्व कर लिया। और इससे पहले भी आपको इसको किस तरह से सॉल्व करना है बता चुका हूँ। डिवीजन किस तरह से होती है, कटिंग किस तरह से होती है बता चुकी हो। लेकिन ये जो है फर्स्ट टाइम आया है आपको। क्या लिखा हुआ है 2 और 1/2। तो अब इसे सॉल्व कैसे किया जाता है वो समझो। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे किया जाता है वो समझो। क्या करना है बेटा, ये जो एक्चुअली यहाँ लिखा, एक्चुअली व्हाट आई रोट हियर 2 एंड हाफ, 2 1/2। इसे क्या पढ़ा जाता है 2 1/2, या क्या बोल सकते हो 2 एंड हाफ। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ये देखो ये 2 लिखा हुआ है और इसके बीचों बीच में 1/2 लिखा है ना। इसमें उसमें फ़र्क देखो बेटा, ये 1/5 लिखा है मल्टीप्लाई की साइन और ये 20 ऊपर लिखा है। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ 2 लिखा है और इन द मिडल ऑफ दिस 2 हियर इज रिटन 1/2। तो आपको क्या करना है, आपको करना है जो बीच में टर्म लिखी है उसकी और जो नीचे में जो टर्म लिखा है उसका करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, जो बीच में टर्म लिखी है और जो नीचे में टर्म लिखा है उसका करना है मल्टीप्लाई। तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, 2 × 2 लिख दिया, करना है मल्टीप्लाई और ये ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट में भी लिखना है 2 × 2, जो बीच में टर्म है और जो नीचे में टर्म है उसका कर दिया मल्टीप्लाई और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जो ये 1 लिखा है ना उसके पहले लगा देना आप प्लस की साइन +1 और नीचे में बड़ी सी लाइन निकाल के जो सिर्फ जो नीचे वाला 2 है वो लिखना। ठीक है, तो पहले क्या किया है, ये जो बीच में जो 2 लिखा है वो लिखा 2 और जो नीचे में जो 2 है उससे कर दिया मल्टीप्लाई और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। फिर लिखी प्लस की साइन, हर बार ऐसे ही करना होगा। फिर लिखा प्लस की साइन और जो ऊपर में 1 लिखा है वो लिख दिया 1 और एक बड़ी सी लाइन निकाल के जो नीचे वाला 2 है उसे फिर से लिख दिया। अब इसे सॉल्व करो तो 2 2 क्या होता है 4 और ये +1 और ये नीचे में 2। अब 4 + 1 क्या होता है, 4 + 1 क्या होता है 5 और ये नीचे में 2। रुको ये अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसे अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा। हाँ ये हो गया 5 और ये हो गया 2, तो आंसर आ गया 5/2। मतलब देखो 2 1/2 था वो सॉल्व होकर क्या हो गया, आ गया 5/2। एक क्वेश्चन से समझेगा नहीं, हम इसके ऊपर अभी और 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाद में जाएंगे टेक्स्ट बुक पे पेज के ऊपर। ठीक है, बस आपको समझते जाना। इसका स्क्रीनशॉट भी आ गया है, आपको नोटबुक में लिखने के लिए भी बताने वाला हूँ। अभी देखो इस क्वेश्चन को समझो, फिर से लिखा 2 और अब लिख रहा हूँ 1/3। मतलब ये लिखा गया है 2 एंड 1/3, मतलब 2 और 1/3, बीच में कोई भी साइन नहीं है। अब इसे सॉल्व कैसा करना होगा, क्या बताया गया है, ये जो बीच वाला जो नंबर होता है उसे नीचे वाले नंबर से कर दो मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेके। तो देखो कर रहा हूँ 2 × 3, फिर क्या करना पड़ता है प्लस की साइन और जो ऊपर में नंबर है वो लिखो 1 और नीचे में क्या करना पड़ता है एक बड़ी सी लाइन खींचकर ये जो नीचे वाला नंबर है वो लिख दो 3, है ना। क्या किया गया, जो बीच का नंबर है द मिडल नंबर इज मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर, या जो नीचे वाला जो टर्म होता है उसे डिनोमिनेटर बोला जाता है। अब आपको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ये सब बात अभी ध्यान में नहीं आ रही होगी, समझ में नहीं आ रही होगी, आगे में समझ आएगी। आप बस इतना ध्यान में रखना है कि जो बीच की टर्म है उसे नीचे वाली टर्म से क्या किया जाता है मल्टीप्लाई ब्रैकेट में रख के, फिर कर दिया मैंने प्लस की साइन और ऊपर में जो 1 लिखा है वो लिखो 1। उसके बाद एक बड़ी सी लाइन खींचो और जो नीचे का 3 है लिखो एज इट इज़। अब इसे सॉल्व करो, 2 3 क्या हो जाएगा 6, अब ये 1 + 1 और ये नीचे में 3। अब ये पूरा सॉल्व क्या हो जाएगा 6 + 1 7 और नीचे में 3, तो आंसर क्या आ गया 7/3। ठीक है, चलो एक और सॉल्व करते हैं, एक और सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम टेक्स्ट बुक के पेज में चले जाएंगे। अब देखो 2 ÷ 4 और यहाँ लिखा हुआ है
1। ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है 1, फिर कोई साइन नहीं, और 2 डिवाइडेड बाय 4, मतलब इसको 1 2/4 बोला जाएगा। 1 2/4 सॉल्व करना है हमें। क्या करना होगा, जो मिडल में जो नंबर है उसको नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई, तो करो ब्रैकेट में रखते हुए 1 × 4। उसके बाद क्या करना होता है, प्लस की साइन। अब ऊपर में क्या नंबर है वो लिखना होता है, क्या लिखा हुआ है 2, एक बड़ी सी लाइन बनाओ, बना दिया, और जो नीचे वाला नंबर है एज इट इज रखो, रख दिया। अब इसे सॉल्व करो, 1 × 4 4, ये क्या है प्लस 2, और नीचे में क्या है 4। अब इसे आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 4 + 2 6, और नीचे में क्या है /4, तो ऊपर में आ गया 6 और नीचे में आ गया 4। क्या हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो क्या हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 6/4 आया है, तो क्या हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या ये 6 और 4 किसी मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है, तो आप देखोगे तो ये 2 के टेबल में आता है। आप बोल सकते हो 2 3 = 6 और 2 2 = 4, मतलब इसका फाइनल आंसर आ गया 3/2। तो इसका आंसर आ गया फाइनल 3/2, इसका फाइनल आंसर आ गया। अब ये कंसेप्ट आपको, ये छोटी चीज़ें इसलिए आपको बताई जा रही है कि आपको आना तो चाहिए ही, लेकिन इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हमें अभी सॉल्व करने हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए उसे सॉल्व करते वक्त कि सर ये किस तरह से लिखा है और इसका फिर आगे क्या सॉल्यूशन करना है। तो आ जाओ अभी सभी बच्चे पेज नंबर 69 पर। 69 पर आने के बाद आप लोग देखो, सबसे पहले हम इसे देखते हैं, कीर्तिज शॉपिंग लिस्ट। ये कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट है। अच्छा, शॉपिंग लिस्ट है मतलब मार्केट में जो है, मार्केट के कुछ यहाँ पर रेट लिखे हुए आइटम देखो क्या क्या लिखा हुआ है। टोमेटो है, प्राइस पर केजी, यहाँ पर 1 केजी का रेट लिखा हुआ है, 1 केजी का। टोमेटोज़ है 12 रुपीज़ का, मतलब 1 केजी कितने में आएगा 12 रुपीज़ में। पोटैटो 10 रुपीज़ में, ओनियन 16 रुपीज़ में, कैरेट 80 रुपीज़ में, और ये गोल्ड लिखा हुआ है GOURD गोल्ड, ये 8 रुपीज़ पर केजी है। पर केजी है, पर पेजी है, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा। तो एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल समझ लो। अगर एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट 10 रुपीज़ में आती है, एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट अगर 10 रुपीज़ में आती है, तो अगर आपने 2 चॉकलेट खरीदी तो आपको कितना रुपीज़ देना पड़ेगा, 20 देना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, एक 10 की थी, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 × 2 = 20। अगर 5 खरीदनी होगी तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो 50 रुपीज़ लगेंगे। तो यहाँ पर ये आइटम में जो टोमेटो, पोटैटोज, ओनियन के रेट इसलिए दिए हैं, 1 केजी का दिया हुआ है कि अगर 1 केजी खरीदोगे तो 12 रुपीज़ का टोमेटो, 1 केजी अगर पोटैटो खरीदोगे तो 10 रुपीज़ का, 1 केजी ओनियन खरीदोगे तो 16 रुपीज़ का। उसके बाद अगर ज़्यादा खरीदोगे तो उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। इसमें आप लोग यहाँ पर बार बार जो है आपको रेट चेक करने आना होगा। हर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें इसका रेट चेक करना होगा, उसी के बेसिस पे हम वी कैन फाइंड आउट आंसर। ओके, नाउ वी सी द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। 2 kg, अगर 2 kg टोमेटो अगर मुझे लेना होगा तो उसका कॉस्ट क्या आएगा। 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट कितना आएगा, हमें पूछा जा रहा है। हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट, 2 kg टोमेटो कॉस्ट का कितना होगा। बेटा 1 kg बोला गया है 12, तो 2 kg के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 kg, 1 kg टोमेटो अगर 12 रुपीज़ में आता है तो 2 kg के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 12 को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24 रुपीज़। तो 24 रुपीज़ देना होगा। इस क्वेश्चन के सभी आंसर जो है मैं अच्छे से लिख कर भेजूंगा आपको, फिर आप लोग लिख लेना, लेकिन अभी इसे समझते भी चलो। हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट,
2 kg टोमेटो के लिए कितना रुपीज़ लगेगा। तो 1 kg के लिए अगर 12 रुपीज़ लगता है तो 12 से 2 को करूँगा तो 24 रुपीज़ लगेगा। ये तो नॉर्मल सी बात थी। 12 को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डज 1/2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। 1/2 kg मतलब आप हाफ kg के लिए कितना लगेगा बोला जा रहा है। अच्छा, थोड़ा हमें टफ किया जा रहा है ना। टोमेटो का कॉस्ट कितना है, देखो टोमेटो का कॉस्ट है, टोमेटो का जो कॉस्ट है वो है 12 रुपीज़ पर केजी, है ना। पर केजी भी लिखना ज़रूरी होता है कि टोमेटो का जो कॉस्ट है वो 12 रुपीज़ पर केजी है। रुपीज़ भी लिख दो, रुपीज़ के लिए मैंने RS लिख दिया है। RS का मतलब आप समझ लेना कि रुपीज़ लिखा हुआ है। तो टोमेटो का कॉस्ट क्या है, टोमेटो का कॉस्ट है 12 रुपीज़ पर केजी। अब हमें बोला जा रहा है कि हाफ केजी के लिए कितना लगेगा। हाफ केजी मतलब 1/2 केजी के लिए कितना लगेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें 12 केजी बोला था तो हमने 12 को प्रीवियस क्वेश्चन में हमें 2 केजी बोला था तो हमने 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर तो हाफ केजी बोला जा रहा है। अरे हाफ बोलो, 2 बोलो, 3 बोलो, 4 बोलो, वॉट एवर इट इज़। If I knew the price rate for 1 kg, that time I will have to multiply whatever the question। अब अगर मुझे हाफ केजी बोला जा रहा है, अगर जब 2 केजी बोला गया था तो मैंने 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। हाफ को बोला है तो मुझे क्या करना है, हाफ को सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब इसे सॉल्व करो, 1 × 12 आ जाएगा 12 और नीचे में है 2 से डिवाइड। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे 2 का टेबल लगा के 2 से जब इसे डिवाइड कर दोगे 12 को तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो क्या आ जाएगा आंसर, 6 रुपीज़। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 रुपीज़। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अब आपको और कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन जिस बच्चे ने प्रीवियस कंसेप्ट समझ लिया है वो बच्चा आप कंफ्यूज नहीं होने वाला है। तीसरे में बोला गया है सी में, किरण वांट्स 2.5 kg ऑफ टोमेटो। अब 2 और साथ में हाफ kg ऑफ टोमेटो बोल दिया है। हाउ मच विल इट कॉस्ट, फिर इसका कॉस्ट कितना होगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको अब ये 2.5 kg का मतलब क्या होता है वो देखना ज़रूरी है बेटा। ठीक है, आपको टोमेटो का रेट तो पता है कि 12 रुपीज़ पर केजी है। आपको टोमेटो का रेट तो पता है 12 रुपीज़ पर केजी है, लेकिन वो पूछ रहा है 2.5 kg। इसका मतलब क्या होगा, 2 लिख दिया है और बीच में 2 मिडल में लिख दिया है और बीच में 2 मिडल में लिख के 1/2 इस तरह साइड में लिखा है। अभी तो हमने पढ़ा है, अब इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो पहले अब इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमसे निकलने वाला नहीं है 2.5 एक बार में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं। व्हाट विल वी राइट 2.5। तो हमने क्या किया था बेटा, याद करो, जो बीच में है उसको और जो नीचे उसे मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 × 2। फिर जो यहाँ पर है ऊपर में उसे प्लस करके लिख दिया था तो +1, और नीचे में बड़ी सी लाइन निकाल कर जो नीचे है उसे लिख दिया था तो नीचे है 2। फिर क्या हुआ, 2 × 2 4 और ये +1 और नीचे में 2। अब ये क्या हो गया, 4 + 1 5, मतलब ये 5/2। मतलब ये 2 1/2 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ। क्या मैं 2 1/2 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ। अगर अब मैं 5/2 इसे लिख सकता हूँ तो इसका आंसर अब इजीली आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो आप, हमें पूछा गया कि 2 1/2 kg का कितना रुपीज़ होगा और 1 kg कितना है। हमें पूछा गया है कि 2 1/2 kg का रेट कितना आएगा, है ना। तो 2 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा कि 5/2 लिख सकते हैं। और 1 kg का रेट कितना था, 12 रुपीज़। अब हमें इसे सॉल्व करना है।
तो बेटा देखो बीच में मल्टीप्लाई की साइन है ना। अब मेरे पास ये चांस है कि मैं 12 से 5 को मल्टीप्लाई करूं, फिर जो आंसर आएगा वो लिखूं, फिर नीचे में 2 है फिर उससे डिवाइड करूं, या फिर मेरे पास एक और तरीका है, आई कैन थिंक ऑल्सो विथ डिफरेंट टाइप्स। व्हाट? तो हमने ये देखा था कि ऊपर नीचे भी डिवीज़न होता है, लेकिन 2 के टेबल में तो 5 नहीं आता है। हाँ, और डिवीज़न क्रॉस में भी होता है, तो डिवीज़न क्रॉस में भी होता है। तो मैं अगर ये 5/2 ऐसा लिखता हूँ और यहाँ 12 लिखा है मैंने, और मैं अगर डिवीज़न करने की सोच रहा हूँ तो मैं 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2 6 जा 12 लिख सकता हूँ। अब उसके बाद क्या क्या बचा है? ऊपर में बचा है 5, यहाँ ऊपर में बचा है इंटू 6 और नीचे में बचा है 1। अगर नीचे में 1 होता है तो मुझे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ 5 6 जा क्या आ जाएगा आंसर? 30। तो 30 रुपीज़ जो है 2.5 kg का 30 रुपीज़ हमें लगेगा, 2.5 kg का। लेकिन 2.5 को सॉल्यूशन आप कब कर पाए? जब आपने देखा कि आप 2.5 को 5/2 लिख सकते हो, और वो क्या तरीका है वो भी आपको समझा दिया गया है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसी तरह से है, लेकिन अब टोमेटो नहीं है, अब पोटैटो है। लेकिन हाउ मच डज 3 1/2 kg पोटैटो कॉस्ट? 3 1/2 kg पोटैटो कॉस्ट का कितना रुपीज़ लगेगा? तो पोटैटो का कॉस्ट तो कितना है? 10 रुपीज़ है 1 kg का। ठीक है, वो बाद में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। लेकिन अब ये 3 1/2 को क्या लिखा जाएगा? ये 3 1/2 को क्या लिखा जाएगा हमें वो देखना होगा। बाद में जो भी पोटैटो का कॉस्ट होगा हम उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो अब देखते हैं कि 3 1/2 को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो ये है 3 1/2। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम। तो मिडल में जो है उसको और नीचे वाले को क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 3 × 2 ब्रैकेट में, फिर प्लस की साइन, और ये जो ऊपर में लिखा हुआ है 1, एक बड़ी सी लाइन और नीचे में 2। अब 3 2 जा क्या हो गया? 6, ये +1 और नीचे में 2, और अब क्या हो गया? 6 + 1 7 और ये नीचे में 2। मतलब एक बात हमें पता चल गई है कि 3 1/2 को हम 3 को बराबर से मिडल में लिखना, 3 1/2 को हम 7/2 लिख सकते हैं। अगर अब हमें ये बात क्लियर पता चल गई है कि हम 3 1/2 को 7/2 लिख सकते हैं, तब हम इसका आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 1/2 क्या है? पोटैटो है। 3 1/2 kg क्या है? देखो पोटैटो है, और पोटैटो का लिस्ट में देखो रेट क्या है? 10 रुपीज़ है। अब देखो 3 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7/2 लिख सकता हूँ, लिख दिया। और 1 kg का रेट क्या है? 10 रुपीज़ है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व करो। अब देखो 7 से तो 2 मल्टीप्लाई होगा नहीं, लेकिन 10 हो सकता है, इसलिए ये 7/2 अगर मैंने लिखा और ये मल्टीप्लाई 10, तो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ऊपर में क्या बचा? 7 × 5, और नीचे में सिर्फ 1 बचा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 7 5 जा 35 रुपीज़। तो ये क्या आ गया? 35 रुपीज़ आंसर आ गया। ठीक है, तो 3 1/2 को 7/2 लिखना हम सीख लिए। फिर 10 रुपीज़ का रेट है पोटैटो का, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, सॉल्व किया तो हमें 35 इसका आंसर मिल गया। अब आओ आगे। अब बोला गया है ही ब्रॉट अ gourd of weight 4 3/4 kg and it cost। अब 4 3/4 kg, इसके देखना पड़ेगा कि इसे हम क्या लिख सकते हैं। लेकिन क्या खरीदा जा रहा है? गोड ऑफ वेट, जिसका रेट क्या है? गोड का रेट क्या है? देखो 8 है। चलो जो भी रेट होगा हम उसे बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन ये 4 3/4 का मतलब क्या होता है वो पहले क्लियर होना चाहिए, नहीं तो हमारा आंसर निकालने में प्रॉब्लम होता है। क्या लिखा गया है? 4 3/4। तो देखते हैं हम ये 4 3/4 को क्या लिख सकते हैं। ये लिखा है 4 3/4, तो क्या लिख सकते हैं 4 3/4 को?
बीच वाले को और नीचे वाले को करो मल्टीप्लाई, 4 × 4 प्लस, प्लस लिखने के बाद ऊपर में जो लिखा हुआ है उसे करो प्लस, तो ऊपर में क्या है +3, एक बड़ी सी लाइन निकालो और नीचे में क्या लिखा हुआ है 4, लिख दो यहाँ पे 4। अब 4 × 4 हो गया 16, ये प्लस की साइन 3 और ये 4। अब 16 + 3 कितना हो गया 19 और ये नीचे में 4, तो ये आ गया है 19 / 4। अब ये सॉल्व हो सकता है क्या, तो 4 के टेबल में 19 नहीं आता है, पॉइंट वगैरह से सॉल्व वगैरह हो सकता है, लेकिन क्लियरली तो आता नहीं है, तो हमने 19/4 हम लिख सकते हैं। मतलब 4/3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 19/4 लिख सकते हैं। ये बात हमें क्लियर हो गई है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हमें पता ही चल गया है कि 4/3/4 को हम 19/4 लिख सकते हैं, तब हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे करोगे सॉल्व 4/3/4 kg के लिए, और रेट काय का लगाना है हमें, GOURD का, GOURD GOURD का। ठीक है, अच्छा कैरेट का छूट गया क्या, अच्छा ई में 1/4 kg ऑफ कैरेट था, वो छूट गया है, तो आप लोग उसे सॉल्व कर लेना, या फिर मैं उसे लिख कर भेजने ही वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये 4/3/4 को हम लिख सकते हैं 19/4, क्या लिख सकते हैं 19/4, और रेट किसका लगाना है हमें, GOURD का। क्या है वो, उसका 8 रुपीज़ रेट है, तो इसलिए 8 से कर दो मल्टीप्लाई। 8 क्यों आया, क्योंकि देखो GOURD का रेट क्या है, लिस्ट में देखो 8 रुपीज़ है। हाँ, अब इसे सॉल्व करो तो देखो ये 19 है, डिवाइडेड में 4 है और ये 8 है, तो 19 तो कटता नहीं है। हाँ, लेकिन 4 और 8 कर सकता है। कैसे, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो क्या बचा यहाँ पर 19 मल्टीप्लाई, ऊपर में बचा 2, नीचे में तो 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 19 से 2 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 38। जिस बच्चे को नहीं आता है 19 को 2 से मल्टीप्लाई करना, वो कैसे करेगा, देखो ये 19 है और ये 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 9 = 18, कैरी आ गया 1, मैंने ऊपर में लिखा है 2 × 1 = 2, कैरी 1 3, 38। तो इस तरह से उसका आंसर आ गया 38 रुपीज़। ठीक है, अब चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम रुक जाते हैं। लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन द कीर्तिस। हाँ बेटा, ये 1/4 kg ऑफ कैरेट जो है मैंने नहीं कराया है, वो आप लोग देख लेना 1/4 का क्या होता है। इसको 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं वो देख लेना, उसके बाद जो भी लिखोगे कैरेट के रेट से उसे मल्टीप्लाई कर देना, तो उसका आंसर आ जाएगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन कीर्तिज हैंड, हाउ मच विल शी हैव टू पे टू बाय ऑल ऑफ दिस। ये कीर्तिज का हैंड है, उसके हाथ में शॉपिंग लिस्ट है कि पोटैटो उसे कितना खरीदना है 2 1/4, कैरेट कितना खरीदना है 3 3/4, और GOURD कितना खरीदना है 1 1/2। इतनी 3 चीज़ें उसे खरीदनी है, इतना इतना kg, और उसके बाद उसे उसके कितने प्राइस देना पड़ेगा, कितने पैसे देना पड़ेगा, वो टोटल भी हमें बताना है। ठीक है, तो देखो मैं कुछ यहाँ पर पेन से लिखता हूँ और फिर उसका जो है अमाउंट होगा वो हम लिखते हैं। सबसे पहले देखो, हाँ ये पोटैटो है, पोटैटो कितना लेने वाली है कीर्ति 2 1/4 kg। उसके बाद क्या है, कैरेट है, कैरेट कितना लेने वाली है 3 3/4 kg। इसका कितना अमाउंट होगा हम देख लेंगे। और फिर है एक 1 1/2 kg, क्या है GOURD, GOURD GOURD, क्या है 1 1/2 kg। इसका क्या होता है देख लेंगे। उसके बाद इस सब का प्लस आखिरी में एंडिंग में कर देंगे। तो सबसे पहले अब हमें देखना होगा 2 1/4 kg पोटैटो लेना है। 2 1/4 kg हमें पोटैटो लेना है। अब 2 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं पहले वो देखना पड़ेगा। उसके बाद वो देखने के बाद पोटैटो का जो रेट है कितना है, देखो ऊपर में 10 रुपीज़, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। उसी तरह से
कैरेट में भी हमें वही करना पड़ेगा कि 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ वो देखना पड़ेगा। उसके बाद जो कैरेट का रेट है 18 उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह से जो गर्ड है, गर्ड को भी मुझे 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ वो देखना पड़ेगा, और जो रेट है 8 रुपीज़ उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो अब देखते हैं हम जल्दी से कि पोटैटो को हम क्या लिख सकते हैं। पोटैटो को क्या है, पोटैटो को क्या है 2 1/4। हाँ, पोटैटो को कितना खरीदना है, पोटैटो खरीदना है 2 1/4 kg। तो अब तो पहले देखना पड़ेगा कि 2 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम। 2 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं पहले वो देखना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ता है, जो बीच वाला टर्म है और जो नीचे वाला टर्म है उसे मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, 2 4 जा, फिर प्लस की साइन लगाओ। ऊपर में जो टर्म है उसे लिखो, क्या है 1 लिख दिया। उसके बाद एक बड़ी सी लाइन खींचो, जो नीचे वाला टर्म है उसे लिख दो, लिख दिया। 2 4 जा क्या हो गया 8, ये +1 की साइन, नीचे में जो है 4, 8 + 1 9, और ये डिवाइडेड में 4। तो हाँ, 2 1/4 kg को मैं क्या लिख सकता हूँ 9/4 लिख सकता हूँ। ये अब मुझे पता चल गया है। अब अगर मुझे इससे के बारे में पता चल गया है तो मैं अब इसका कितना अमाउंट लगने वाला है वो पता कर सकता हूँ जल्दी से। तो कैसे, 2 1/4 को मैं 9/4 लिख सकता हूँ। और किसका रेट निकालना है, पोटैटो को निकालना है। पोटैटो को क्या रेट है 10 रुपीज़ है, तो 10 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ऊपर में आ गया है 9 और 4, यहाँ आया है 10। अब 4 से तो 10 कटेगा नहीं, ठीक है, 4 से तो 10 कट हो नहीं सकता, तो डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर दो। 9 10 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 90, और नीचे में है 4। अब 90 को करो 4 से डिवाइड, 90 को करो अब 4 से डिवाइड, देखते क्या आता है। 90 को करो 4 से डिवाइड, देखते क्या आता है। 4 2 जा 8, क्योंकि 4 3 जा तो 12 होता है, ज़्यादा हो जाता है, हमें कम देखना पड़ता है। 4 2 जा 8, 9 - 8 1, और ये 0। अब 4 3 जा फिर 12 होता है, फिर से फिर 4 2 जा 8, करो माइनस, ये आ गया 10 - 8 2। अब नीचे में सिर्फ बचा 2, 2 तो 4 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर लगाओ पॉइंट। जैसे ही यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा 0। जैसे ही आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया नीचे में आ जाता है 0। अब देखो 4 5 जा 20, तो 4 से जब आपने 24 से जब आपने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 20 आ गया, ये हो गया सॉल्व। तो आपका आंसर आया 22.5। अब यहाँ पे आ गया 22.5, तो 19 को 4 से डिवाइड करने पे आ गया 22.5। मतलब इतना रुपीज़ लगने वाला है पोटैटो के लिए। लिस्ट के हिसाब से क्या आया 22.5। अब देखो बेटा, ये पैसे है इसलिए 0.5 चल गया, वहाँ पर कैमल था इसलिए पॉइंट नहीं चल रहा था। तो आपको इसका अमाउंट मिल गया 22.5। तो आप लिख दो, हम आपको इसका आंसर मिल गया है 22.5 इसका आंसर मिल गया है। इतना रुपीज़ लिखने लगने वाला है 22.5। अब देखते हैं कैरेट का। कैरेट का क्या है 3/4। अब उसका अमाउंट क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, वो तो बाद में होगा। पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि 3/4 का मतलब क्या होता है। कैरेट लेना है हमें 3/4, तो पहले तो हमें वही देखना पड़ेगा कि 3/4 का मीनिंग क्या होता है। कैसे करना होता है, मिडल वाले को लास्ट वाले से करो पहले मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, 3 × 4, प्लस की साइन लगाओ और 3 से करो को ऊपर वाले से करो प्लस, बड़ी साइन लगाओ और नीचे वाला जो है बड़ी सी लाइन लगाओ और नीचे वाला नंबर लिख दो 4। ये बार बार हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो आपको देख देख के कर करके आपको भी वो सब आ जाएगा। अब 3 4 जा हो गया 12,
ये +3 और नीचे में है डिवाइडेड में 4। अब 12 + 3 15 और नीचे में है 4। मतलब एक बात क्लियर हो गई कि 3/4 को मैं लिख सकता हूँ 15/4। अब ये बात तो क्लियर हो गई, मैं लिख सकता हूँ 3/4 को 15/4। अब ये जब मुझे पता चल गया है तो मैं तो बस इसका रेट से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो कैसे होगा, 3/4 को मैंने लिख दिया 15/4 और मुझे क्या खरीदना है, कैरेट। कैरेट का रेट क्या चल रहा है, 18। कैरेट का रेट है 18, तो ये हो गया 18। ये लिख दिया बेटा मैंने 18। अब इसका थोड़ा सा जो है टफ जाने वाला है, क्योंकि 4 के टेबल में ना ही 15 आता है और 4 के टेबल में ना ही 18 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, और 15 और 18 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा, जो कि हमें और प्रॉब्लम देगा सॉल्यूशन में। इसलिए मैंने 15/4 को ऐसे ही रखा और 18 को भी ऐसे ही रख रहा हूँ। हाँ, अब डिवीज़न में तो प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि 4 के टेबल में ना 15 आता है ना 4 के टेबल में 18 आता है। लेकिन 15 या 18 में से किसी एक को कट करना ज़रूरी है, चाहे पॉइंट आए तो भी। तो एक काम करता हूँ, 18 के लिए ट्राई करता हूँ। तो 18 को जो है 4 से डिवाइड करो, 18 को 4 से डिवाइड करो। तो देखो 4 4 जा 16, 18 में से 16 जाएगा तो 2 बचेगा। अब तो 2 छोटा होगा इसलिए लगाओ पॉइंट, एक 0 बढ़ाओ। 4 5 जा 20, तो ये आ गया 4.5। 4.5 तो हमें मिला। लेकिन क्या 4.5, 18 को 4 से डिवाइड करने पर, मतलब ये वाला जो 4 है ना, इससे अगर आपको 18 को डिवाइड करना है तो इसका आंसर आपको 4.5 मिलेगा। 4.5 मिलेगा। अभी देखो ऊपर में क्या बचा है, ये तो बेटा 15 बचा ही था और साथ में ये मल्टीप्लाई में आ गया 4.5 भी। 4. अब मुझे बताओ 15 को 4.5 से, अब जिन बच्चों को पॉइंट वाला डेसिमल आता है वो इसका आंसर निकाल पाएंगे और जिन बच्चों को नहीं आता है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, कि अब पॉइंट वाला सॉल्व कैसा करना है। तो देखो अब पॉइंट वाला सॉल्व कैसा करना है मैं आपको बताता हूँ। क्या करना है, 15 को 4.5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 15 को 4.5 से करना है मल्टीप्लाई। तो देखो क्या करना है, अभी फ़िलहाल पॉइंट को भूल जाओ और नॉर्मली मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले एक काम करता हूँ मैं, 4 और 5 है तो सबसे पहले जो राइट हैंड से जो डिजिट होता है उसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो 5 से 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 का 5 और ये कैरी ऊपर में रख दिया 2। 5 5 जा 25 का 5 ऊपर में रख दिया, 5 5 जा 25 तो 25 में 5 और कैरी रख दिया ऊपर में 2। अब 5 1 जा 5 और +2 2 कैरी तो 6 7, तो ये हो गया 75। उसके बाद एक क्रॉस की साइन लगाओ, ये कैरी वगैरह हटा दो। अब 4 5 जा 20 का 0, फिर से 2 कैरी, 4 1 जा 4 और +2 5 6, 4 1 जा 4 +2 5 6, तो ये लिख दिया 6। अब इसका करो प्लस 5 7 और ये 6, ठीक है। तो 6 7 5 आंसर आया, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर था पॉइंट। अब देखो कि जो पॉइंट है, पॉइंट को देखो कि वो पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, वो पॉइंट जो है वो कितने डिजिट के बाद है। 4.5 लेफ्ट साइड से देखना है बेटा, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से मतलब 4 की तरफ से देखो कि वो पॉइंट कितने डिजिट के बाद है। तो आप देखोगे कि यहाँ 45 था और 4 के बाद मतलब एक ही डिजिट के बाद वो पॉइंट था, है ना, पॉइंट एक ही डिजिट के बाद था लेफ्ट साइड से। तो अगर एक ही डिजिट के बाद था
लेफ्ट साइड से, तो आपको राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट था, लेकिन आंसर में आपको राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 5 के बाद लगा दो तो ये होगा 67.5। तो आंसर क्या आया इसका 67.5। तो इसका आंसर आ गया 67.5 कैरेट्स का, है ना। कैरेट्स का आंसर आ गया 67.5। 67.5। ठीक है, रुको अभी थोड़ा बीच में एक कॉल आ रहा है ना। तो आंसर में हमें क्या करना है 67.5। एक मिनट, ये कॉल के चलते मोबाइल थोड़ा हैंग हो रहा है। हाँ, मैं इसे सही से कर देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा कॉल आया तो मोबाइल हैंग हो रहा है। तो 67.5 जो है इसका आंसर आ गया है। ठीक है, हाँ, तो मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ कितना आंसर आ गया है। तो 67.5 ये भी रुपीज़ में। अब एक लास्ट ही बचा है गोर्ड का, और गोर्ड है 1/2। अब 1/2 का क्या होता है वो देखना पड़ेगा। अब क्या है लिस्ट में गोर्ड है, और गोर्ड है 1/2। अब लिस्ट में है 1/2। अब 1/2 को क्या लिखा जाता है पहले वो देखो। मिडल में जो नंबर है और नीचे में नंबर है उसका करो मल्टीप्लाई, 1/2 हो गया। अब प्लस की साइन लगाओ और ऊपर में जो नंबर है उसको लिख दो। एक बड़ी सी लाइन निकालो और जो नीचे में लिखा हुआ है नंबर उसे रिपीट कर दो। अब 1 2 जा 2, ये +1 की साइन और नीचे में है 2। अब 2 + 1 क्या होता है 3 और नीचे में है ये 2। तो क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 लिख सकता हूँ। अब मुझे पता चल गया है कि 1/2 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ। अब जब मुझे पता चल गया तो उसका जो रेट है पर केजी का उसको मैं खाली मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, उसको मैं खाली मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आ जाएगा, है ना। तो अभी देखो मैंने 1/2 लिखा था तो उसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ, मुझे पता चल गया है। और गर्ड का क्या रेट है देखो, गर्ड का रेट है 8। गर्ड का रेट क्या है 8, तो 8 से कर दो मल्टीप्लाई। हाँ, अब ये 3/2 है, ये मल्टीप्लाई 8 है, तो 2 के टेबल में डायरेक्ट 8 आता है। तो बोलो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब यहाँ बचा 3, ऊपर में बचा है 4, तो 3 4 जा ये हो गया 12 रुपीज़। कितना 12 रुपीज़। तो ये हो गया 12 रुपीज़। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा अब यहाँ पर 12 रुपीज़। अब देखो बेटा 2 बार तो पॉइंट में आया और तीसरे बार आंसर सिर्फ 12 ही आया है, तो यहाँ पॉइंट में कुछ है नहीं, तो यहाँ 0 लगा दो आपके हेल्प के लिए। अब इसका क्या करना पड़ेगा हमें, इसका टोटल करना पड़ेगा। टोटल के लिए करना पड़ेगा प्लस, करो प्लस, है ना। अब देखो यहाँ पॉइंट है 5 5 10 और ये 0, तो 5 5 10, तो 10 का 0 और ये कैरी आ जाएगा यहाँ पर 1। अब 2 + 7 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 का 2 और ये कैरी फिर एक 1 आ गया। अब ये 2 + 6 8, ये 9 और ये कैरी 1 10, तो ये हो गया। तो 102 रुपीज़ लगेगा। 102.0, पॉइंट के बाद 0 होता है तो मतलब नहीं है, तो 102 रुपीज़ इस तरह से लगेगा। लास्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेक अ बिल ऑफ योर ओन फॉर वेजिटेबल्स यू वांट टू बाय। आपके घर में आपकी मम्मी या पापा कुछ भी वेजिटेबल्स या फिर किराना वगैरह लाते हैं तो उसकी लिस्ट बनाओ, कितना वो ला रहे वो लगाओ, फिर उसका टोटल कैलकुलेट, उसमें कितने रुपीज़ लग रहे हैं वो लिखाओ और टोटल कैलकुलेट करो, इस तरह से बोला गया है। ठीक है, अभी एक पेज हमारा और बचा है, लेकिन
ये स्टार्टिंग के एंडिंग के जो 2 पेज है वो थोड़ा टफ है और हार्ड है, इसलिए जो लास्ट पेज जो बचा है हम उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम यहीं पे आज का वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन।